वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले आपके नॉटसेट 09 के मेंस, एसजी पीजीआई और आरएमएल में हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड with a predictable level of pain that occurs as result of physical or emotional stress। मतलब कौन सी कंडीशन है जो एसोसिएट होती है प्रिडिक्टेबल पेन दैट अकर रिजल्ट ऑफ फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न जिसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है प्रिंजिमेंटल एंजाइना, ऑप्शन बी है स्टेबल एंजाइना, ऑप्शन सी है अनस्टेबल एंजाइना, ऑप्शन डी है वेरिएंट एंजाइना। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं एंजाइना के बारे में, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन था वो एंजाइना से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं एंजाइना होता क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है जो कि अपने सीवीएस सिस्टम से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर से। यहाँ एंजाइना का मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस का मतलब है चेस्ट। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, चेस्ट पेन ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियम। जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें इस्कीमिया के कारण चेस्ट पेन देखने को मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। बात करें इसके कोजेस की, तो इसका कोज मोस्टली देखा जाता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना कोरोनरी आर्टरी में, उसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जाएगी। उसके बाद इसी में देखने को मिलेगा और इसी में के कारण वहाँ पेन देखने को मिलता है। तो उसके बाद एक बार पैथोफिजियोलॉजी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी से आपको सही से समझ में आएगा। पैथोफिजियोलॉजी बात करें, इसमें होता क्या है, मेनली होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होता है बिटवीन O2 डिमांड एंड O2 सप्लाई। O2 डिमांड एंड O2 सप्लाई होता क्या है, या तो O2 की डिमांड बढ़ जाए मायोकार्डियम में या फिर O2 की सप्लाई कम हो जाए। इसकी वजह से क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। इम्बैलेंस दो कंडीशन में होगा। एक तो होगा इंक्रीज O2 डिमांड टू मायोकार्डियम और एक डिक्रीज O2 सप्लाई टू मायोकार्डियम। किसी वजह से मायोकार्डियम की O2 सप्लाई कम हो जाए या फिर किसी वजह से मायोकार्डियम की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ भी अगर वर्क कर रहे हैं उस टाइम O2 सप्लाई बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो क्या होगा, इन दोनों कंडीशन की वजह से होगा। अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी O2 तो वहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। उसके क्या होगा कि वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। मायोकार्डियम में जैसे ही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगेगा।
लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। और आपको पता होगा जहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है वहाँ पेन देखने को मिलता है। जब भी हम ज़्यादा दौड़ लगाते हैं तो पैरों में दर्द देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑटो की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसके कारण वहाँ पेन देखने को मिलता है। तो यहाँ भी यही कंडीशन है। तो उसके बाद में अपने यहाँ होगा पेन, जिसे अपन बोलते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। ये हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, इंपॉर्टेंट थी। वापस देख लेते हैं एक बार। इम्बेलेंस होगा O2 डिमांड और O2 सप्लाई में, या तो O2 डिमांड बढ़ जाए या O2 सप्लाई कम हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पेन देखने को मिलेगा, और उसी कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइप्स। टाइप्स की बात करें अपन, तो टाइप्स में सबसे पहले बात करें स्टेबल एंजाइना की। स्टेबल एंजाइना, इसको अपन और नाम से भी जानते हैं, जैसे आल्सो नोन एज एक्सर्शनल। मतलब जब भी हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पेन होता है इसमें। एक्सर्शनल एंजाइना या फिर टिपिकल एंजाइना भी इसको बोलते हैं, और क्लासिकल एंजाइना भी इसी को ही बोलते हैं। ये तीन नाम होते हैं इसके, एक्सर्शनल, टिपिकल और क्लासिकल एंजाइना। अगली बात करें, ये मोस्ट कॉमन टाइप की एंजाइना होती है, मोस्ट कॉमन। और ये इसका एक जो पैटर्न होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब आपको पता होगा कि इस टाइम मोस्टली पेन देखने को मिल रहा है एंजाइना का, तो प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ चेस्ट पेन। प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ चेस्ट पेन देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सरसाइज के टाइम, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोल्ड एटमॉस्फेयर है, तो उस समय कोई भी ट्रिगर प्रेजेंट होता है, उस समय देखने को मिलता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है तो वो भी उसके अनुसार होता है। जैसे अगर इसमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है या तो वर्कआउट की वजह से, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम, एक्टिविटी के टाइम, और इसको रिलीव किया जाता है। इसका मैनेजमेंट हम देखते हैं, इसका मैनेजमेंट हम यूज लेते हैं, एक तो रेस्ट। जब भी वर्कआउट कर रहे हैं अगर चेस्ट पेन देखने को मिलता है तो रेस्ट, और एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, ये इसका मैनेजमेंट होता है। ये हमने फर्स्ट टाइप देखा, स्टेबल एंजाइना। अब देखते हैं सेकेंड टाइप। दूसरी टाइप की होती है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो यहाँ कोई भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता पेन का, कि कोई फिक्स नहीं होता कब पेन होगा कब नहीं। तो नॉट प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ पेन, कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता चेस्ट पेन का। बात करें, ये एक्सरसाइज से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और इसका मैनेजमेंट अपन एंटीजी भी यूज ले सकते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं है एंटीजी से ट्रीट हो। लेकिन इसकी एक बात ध्यान रखनी है, मोस्ट डेंजरियस टाइप है, मोस्ट डेंजरियस टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है कि कब चेस्ट पेन होगा कब नहीं, तो ये डेंजरस टाइप होता है सबसे। और इसको एक नाम से जानते हैं, वो है आल्सो नोन एज प्री इन्फाक्शन एंजाइना। प्री इन्फाक्शन एंजाइना भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप की बात करें, दो टाइप हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा टाइप होता है इसका वेरिएंट एंजाइना। तीसरा टाइप होता है वेरिएंट एंजाइमा, जिसे अपन बोलते हैं आल्सो नोन एज
ट्रिंजेमेटल एंजाइना, इसमें क्या है, वेरिएबल पैटर्न देखने को मिलता है चेस्ट पेन का। वो कि मेन इसका कोज होता है कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होना। जब स्पाज्म होगा तो पेन देखने को मिलेगा, जैसे स्पाज्म में ट्रीट हुआ तो पेन रिलीव हो जाएगा। और जो लास्ट टाइप होता है इसका वो होता है साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को नहीं मिलते हैं। पेशेंट में कोई भी साइन सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन जब भी ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी में पैटर्न ऑफ इसीमिया देखने को मिलेगा। ईसीजी में इजीली देखने को मिलेगा कि इसीमिया की कंडीशन है, और ये मोस्टली देखी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि साइलेंट एंजाइना कहाँ देखी जाती है मोस्टली, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में मोस्टली देखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अपन इसकी एंजाइना के क्लिनिकल फीचर्स की, बात करें अपन इसकी तो होते हैं, एक तो चेस्ट पेन जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट भी ये है चेस्ट पेन, जो कि एक इसका पैटर्न होता है वो होता है रेट्रो स्टर्नल, स्टर्नम के पीछे होता है। रेट्रो स्टर्नल होता है, स्क्वीजिंग पेन होता है, स्क्वीजिंग टाइप का पेन होता है, और रेडिएट करता है, मतलब मूव करता है रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करता है, नेक एंड जो, ये सारे टाइप के चेस्ट पेन इस प्रकार का देखा जाता है। रेट्रोस्टर्नल स्क्वीजिंग टाइप का होता है नेचर में, और रेडिएट करता है लेफ्ट शोल्डर एंड जो। इसके अलावा जो देखा जाता है वो होता है टेकिकार्डिया मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इसी में कंडीशन होगी, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। डिस्पनिया देखने को मिलता है और टेकीपनिया देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, स्वेटिंग, पसीना देखने को मिलता है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हुए। इसके डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट में हम एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है डायग्नोसिस में, बाकी बात सब करवाते हैं, जैसे ईसीजी, टीएमटी, होल्टर मॉनिटरिंग या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड शुगर, लिपिड, ये सब करवाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो आपको याद रखनी है, वो होती है ईसीजी। इसको ध्यान रखना है, अगर आपसे एंजाइना की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पूछे तो ईसीजी आंसर देना है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जब भी चेस्ट पेन का केस आता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले प्रीफर की जाती है ईसीजी, और एंजाइना का जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो भी ईसीजी होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट वही अपने जो रेस्ट है, एनटीजी है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, यही सारे इसके मैनेजमेंट होते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं जिसमें एंथ्रेक्टोमी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ये सब मैनेजमेंट होते हैं जो कि हम जब भी सर्जिकल मैनेजमेंट आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये हमने देख लिया पूरा एंजाइना लगभग केवल सर्जिकल मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सारा पढ़ लिया है, और इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरा। आप यहाँ से नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो, आपके बिल्कुल इजी वे में बताया मैंने आपको। तो अब अपना जो क्वेश्चन था वो हम देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये अपना क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में पूछा था आपने प्रिडिक्टेबल, मतलब प्रिडिक्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए पेशेंट को कि कब पेन होता है, किस कंडीशन में पेन देखने को मिलता है। तो ऐसा ओनली एक ही कंडीशन में देखने को मिलता है, वो है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में एक्सरसाइज के टाइम, एक्टिविटी के टाइम पेन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। वेरिएंट में कोई फिक्स नहीं है, जब भी कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होगा उस टाइम पेन देखने का टाइम मिलता है। अनस्टेबल में भी प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता,
ओनली स्टेबल एंजाइना में ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न का पेन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्लोजली मॉनिटर्ड इन डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। डिजॉक्सिन जब भी एडमिनिस्टर करते हो तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को आपको ध्यान रखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। तो बात करें अपन डिजॉक्सिन थेरेपी में, डिजॉक्सिन थेरेपी में बात करें तो आपको हमेशा मॉनिटर करना है, जब भी डिजॉक्सिन थेरेपी हो तो मॉनिटर करना है सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, और उसमें मेनली आपको ध्यान रखना है पोटेशियम का। अगर पोटेशियम हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है, हाइपोकैलेमिया, तो ये कोज कर सकता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जब भी बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी तो बॉडी जो किडनी होती है वो डिजॉक्सिन को पोटेशियम के रूप में ट्रीट करती है और पोटेशियम को अपने मतलब एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, तो उस टाइम जो थेराप्यूटिक लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए जब भी आप डिजॉक्सिन दे किसी पेशेंट को तो रेगुलरली आपको इलेक्ट्रोलाइट चेक करने हैं और मेनली आपको ध्यान रखना है पोटेशियम का, और उसमें भी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को अवॉइड करना है कैसे भी। आपको जब भी आप डिजॉक्सिन दो तो आपको ध्यान रखना है, आपको एडवाइस करना है पोटेशियम रिच डाइट, एडवाइस पोटेशियम रिच डाइट, जिससे क्या डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ना हो। अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में किडनीज डिजॉक्सिन को एज ए पोटेशियम ट्रीट करेगी और उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालती है, बॉडी में स्टोर करती है और वहाँ डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है अपने को। यहाँ आपको थेराप्यूटिक लेवल की बात बताएं, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ थेराप्यूटिक रेंज ऑफ डिजॉक्सिन, तो इसको आपको जानना है 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर ml, ये होती है इसकी थेराप्यूटिक रेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था अपना वो देखते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान ही रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम में भी आपको ध्यान रखना है हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू इन रिलेशन टू सीलिंग टेस्ट एक्सेप्ट, किसको एक को छोड़कर बाकी सभी सीलिंग टेस्ट के लिए राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और ये एमर्सन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन ए है द सीलिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन B12। ऑप्शन बी है 24 आवर यूरिन सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। ऑप्शन सी है टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 4 स्टेजेस। ऑप्शन डी है NPO इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर। तो इनमें से चारों में से कौन सा सीलिंग टेस्ट के लिए ट्रू नहीं है। तो अपन एक बार सीलिंग टेस्ट देखते हैं पूरा, उससे अपने क्वेश्चन का आंसर भी अपने को मिल जाएगा। सीलिंग टेस्ट, सीलिंग टेस्ट की बात करें अपन तो सीलिंग टेस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन स्टेटस को देखने के लिए कि बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये कंडीशन देखते हैं कि किस वजह से नहीं हो रहा है, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इट इज कॉमनली यूज्ड टू फाइंड आउट
द एब्जॉर्प्शन स्टेटस ऑफ विटामिन B12। एब्जॉर्प्शन स्टेटस को पता करने के लिए होता है विटामिन B12 के, और आपको ध्यान रखना है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कौन सा एनीमिया होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प होते हैं विटामिन B12 के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें बात करें स्लिंग टेस्ट होता क्या है, प्रोसीजर कैसा है। तो इसमें स्टेज फर्स्ट की बात करें अपन इसमें तो पेशेंट को सबसे पहले NPO रखना है, नथिंग पर ओवर 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे तक पेशेंट को NPO रखना है। उसके बाद में आपको उसको इंजेक्शन लगानी है। इंजेक्शन विटामिन B12 ये होता है अपन IM देते हैं ये, और ये होता है रेडियो लेबल्ड। इसी के साथ अपन देते हैं ओरली विटामिन B12, ये होता है रेडियो अनलेबल्ड होता है। इंजेक्शन जो अपन IM के रूप में देंगे वो तो रेडियो लेबल्ड होगा, और ओरली देंगे वो रेडियो अनलेबल्ड होगा। इसके बाद में आपको पेशेंट का 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करना है। कलेक्ट 24 आवर यूरिन। पेशेंट का 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करने के बाद में यूरिन की जब भी आप टेस्ट करोगे, यूरिन को जांच करवाओगे यूरिन की, तो उसमें फाइंड आउट करना है आपको रेडियो लेबल्ड विटामिन B12। फाइंड आउट द लेवल ऑफ रेडियो लेबल्ड विटामिन B12। विटामिन B12 के लेवल को फाइंड आउट करना है। इसमें आपको 2 कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक कंडीशन होगी जो विटामिन B12 का लेवल है वो मोर देन 10% हो, 10% से ज़्यादा है, या फिर लेस देन 10%। तो इन दोनों कंडीशन को आपको कैसे समझना है, बहुत ध्यान रखना है। अगर मोर देन 10% है, इसका मतलब आपके डाइट में विटामिन B12 की कमी है। यह तो इंडिकेट करेगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इन डाइट। और अगर ज़्यादा है, लेस देन 10% है, तो ये इंडिकेट करेगा प्रॉब्लम इन स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन में। होता क्या है, इस टेस्ट को आप एक बार हिंदी में समझो। करते क्या है, जब सीलिंग टेस्ट करवाते हैं तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को, उसके स्टेटस को देखते हैं। जब भी इंजेक्शन विटामिन B12 आप दोगे तो विटामिन B12 इंजेक्शन जो रेडियो लेबल्ड है और आप इसके साथ दे रहे हो ओरली विटामिन B12 रेडियो। ओरली तो आपने दिया लेबल्ड, और जो B12 दिया है या आपने इंजेक्शन के रूप में ये दिया है अनलेबल्ड। ये है अनलेबल्ड और ये लेबल्ड। तो आपको चेक करना क्या है, रेडियो लेबल्ड का वैल्यू चेक करना है यूरिन में। तो जो आपने रेडियो लेबल्ड दिया है और रेडियो अनलेबल्ड दिया है, तो विटामिन जो B12 अनलेबल्ड है वो बॉडी में जाएगा, और स्टोमक में जाने के बाद में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़कर अपनी एब्जॉर्प्शन साइट पे जाके इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में जितने भी रिसेप्टर साइट हैं वहाँ ये अटैच हो जाएगा,
और जब रेडियो लेबल्ड जाएगा वहाँ तक, तो क्योंकि पहले ही रेडियो अनलेबल्ड वहाँ अटैच हो चुके हैं, कुछ कुछ जगह है जहाँ अनलेबल्ड विटामिन B12 अटैच नहीं हुए, वहाँ अटैच हो जाएंगे ओरली विटामिन B12। बाकी जो है क्योंकि एब्जॉर्ब हुए हैं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है, केवल डाइट में ही कमी थी, तो एब्जॉर्ब हुए हैं तो ब्लड में जाकर वो, क्योंकि रिसेप्टर साइट में और जो आपके लीवर है वहाँ स्टोर हो चुका है पहले ही, जो आपका अनलेबल्ड है वो अब जगह नहीं है वहाँ पे, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, आपकी किडनी उसको बाहर निकाल देगी। तो अगर किडनी अगर 10% से ज़्यादा निकाल रही है, इसका मतलब आपकी जो रिसेप्टर साइट वो फुल है, वहाँ पहले से ही विटामिन B12 है, इसलिए एक्स्ट्रा को आप एब्जॉर्ब हुआ है तभी तो यूरिन के थ्रू आया है। अगर एब्जॉर्ब ही ना होता तो वो स्टूल में निकलता, एब्जॉर्ब होके ही ब्लड में जाता है और ब्लड से किडनी, किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकला है। तो अगर यूरिन में 10% से ज़्यादा आ रहा है मतलब आपकी डाइट में कमी है, ना कि कोई और प्रॉब्लम। और अगर 10% से कम आता है यूरिन में तो इसका मतलब है कि आपकी जो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ उसका, तो यूरिन में आएगा कैसे? ब्लड में जाएगा तभी तो यूरिन में आएगा। तो ब्लड में कब जाएगा? जब एब्जॉर्प्शन होगा। तो मतलब जो आपने विटामिन B12 दिया था वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, और एब्जॉर्ब नहीं हुआ इसीलिए वो यूरिन में नहीं आके स्टूल के थ्रू बाहर निकल गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है या तो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर कम है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर से ही होता है विटामिन B12 का, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कमी है, या फिर स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टोमक में भी क्या है, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो कभी कभी ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, और वही जो आपके विटामिन B12 है उसको एंगल्प कर जाते हैं, खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं रिसेप्टर साइड तक जाने से पहले ही। तो इसीलिए दोनों पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए एक बार वापस स्टेज सेकंड करते हैं। स्टेज सेकंड में क्या होता है देखते हैं। स्टेज सेकंड जब भी करते हैं तो उसमें भी ये सारे प्रोसीजर अपनाते हैं, NPO 6 to 8 आवर। उसके बाद में हम देते हैं इंजेक्शन विटामिन B12 IM, इंजेक्शन विटामिन B12 IM देते हैं, और ये रेडियो अनलेबल्ड होता है। इसके साथ अपन देते हैं ओरली विटामिन B12 रेडियो लेबल्ड, और इसी के साथ अपन एक चीज़ और देते हैं ओरली इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेज की थी उसमें अगर 10% से कम आया है मतलब प्रॉब्लम या तो इंट्रिंसिक फैक्टर या स्टोमक में या फिर इंटेस्टाइन में है। तो अब उसको एलिमिनेट करने के लिए कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद में भी अगर ज़्यादा आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद में अगर 10% से ज़्यादा है तो मतलब कमी थी इंट्रिंसिक फैक्टर की, और 10% से फिर भी कम आता है तो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर की कोई कमी नहीं थी वहाँ पे, मतलब एब्जॉर्ब तो हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में जो ओवर ग्रोथ हो चुकी है बैक्टीरिया की, वो उनको रिसेप्टर साइड तक विटामिन B12 को जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टेज की जाती है। तो हमने इंट्रिंसिक फैक्टर भी दिए। इसके बाद में हम यूरिन कलेक्ट करते हैं 24 आवर का, 24 आवर यूरिन कलेक्ट किया 24 आवर का। यहाँ भी वही दो कंडीशन हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट द लेवल ऑफ रेडियो लेबल्ड विटामिन B12। अब यूरिन में अपन रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 को फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी फाइंड आउट करते हैं तो दो कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो 10% से ज़्यादा आएगा आपके पास यूरिन में, या फिर 10% से कम आएगा। अगर 10% से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी थी। इंट्रिंसिक फैक्टर देते ही जो आपका
रेडियो अनलेबल्ड था वो एब्जॉर्ब हो गया, रिसेप्टर साइड से अटैच हो गया, लेकिन जो बाद में रेडियो लेबल्ड था उसके लिए जगह नहीं थी, तो बाकी का था एक्स्ट्रा था वो ब्लड में एब्जॉर्ब तो हुआ, लेकिन रिसेप्टर साइड पे पहले से ही जो रेडियो अनलेबल्ड था वो अटैच हो चुका है, तो अनलेबल्ड यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। और अगर 10% से अभी भी कम आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा, इंडिकेट प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज हैं उनकी और ग्रोथ हो चुकी है। तो इसके बाद में हम अगर ये एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी थी, अगर 10% से कम आ रहा है फिर भी इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद में, तो अपन इसके बाद में करते हैं कि उनको एंटी माइक्रोबियल देख के 2 वीक तक, उसके बाद में वापस करते हैं, तब उसकी जांच करते हैं, फिर देखते हैं अलग से। तो ये हमने सीलिंग टेस्ट देखा, इसमें हमने दोनों स्टेजेस देख ली, मतलब ये 2 कंडीशन यहाँ देखने को मिली और 2 कंडीशन ऊपर के स्टेज में हमने देखने को मिली, तो 4 कंडीशन हो गई, 4 स्टेजेस हो गई। या तो डाइट में कम होगा, या फिर डाइट में कम नहीं हुआ तो मतलब स्टोमक या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। फिर हमने इंट्रिंसिक फैक्टर देखे, इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद में भी अगर मोर देन 10% आ रहा है तो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी ही थी, और 10% से कम आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। तो ये हमने सीलिंग टेस्ट देखा पूरा। अब जो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन था अपना कि कौन सा ट्रू है, तो सीलिंग टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर द बॉडी एब्जॉर्ब वाइटामिन, ये बिल्कुल सही है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी है 24 आवर यूरिन सैंपल इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल राइट है, हमें रेडियो लेबल्ड का लेवल फाइंड आउट करने के लिए 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करना होता है। ऑप्शन जो डी है NPO। ऑप्शन सी है जो टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 4 स्टेजेस, बिल्कुल 4 स्टेज में होता है। और ऑप्शन डी है NPO इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, NPO रिक्वायर्ड होता है सीलिंग टेस्ट में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी ट्रू नहीं है सीलिंग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इंक्लूड। जो ये आपके सामने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन से पाइलोनेफ्राइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ऑप्शन ए है एब्डोमिनल और सुप्राप्यूबिक पेन, और है यहाँ पे। ऑप्शन बी है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। ऑप्शन सी है परसिस्टेंट वोमिटिंग। ऑप्शन डी है सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन है A B C तीनों है। ऑप्शन 2 है B C D। ऑप्शन 3 है A C D और ऑप्शन 4 है A B C D। तो अपन पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में देखते हैं एक बार। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। पाइलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन रीनल पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इन्फ्लामेशन रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन को अपन बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसके रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो 2 रूट होते हैं, या तो असेंडिंग रूट होगा या हेमेटोलॉज, या तो ब्लड से कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर असेंडिंग जो यूरिन के थ्रू पेनिस के थ्रू अंदर जा सकता है, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर के थ्रू। इसकी 2 कंडीशन है, या तो ये तो यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। लेकिन आपसे कभी पूछे कि ये मोस्टली किस कंडीशन में पाया जाता है, तो इसमें किडनी इन्वॉल्व होती है
मोस्टली किडनी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मोस्टली वन किडनी यूनिलेटरल होता है, मोस्ट कॉमन यूनिलेटरल, एक साइड की किडनी ही मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें साइन सिम्टम की, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है मोस्टली वो होता है इकोलाई, मोस्टली इकोलाई देखा जाता है। और साइन सिम्टम और या फिर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो होता है, सबसे पहले देखा जाता है प्लैंक पेन, प्लैंक पेन देखा जाता है जो कि प्रोग्रेसिव होता है, परसिस्टेंट होता है, लेकिन नॉन रेडिएटिंग होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट नहीं करता है। लो इंटेंसिटी विथ हाई ग्रेड फीवर, लो इंटेंसिटी फीवर होती है लेकिन हाई ग्रेड होती है। इसके अलावा देखा जाता है कोस्टोवर्टिब्रल एंगर टेंडरनेस, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। और देखा जाता है इसमें फीवर या फिर चिल्स, फीवर, चिल्स, क्लाउडी यूरिन, इन्फेक्शन को शो करता है, पस पाया जाता है, क्लाउडी यूरिन का मतलब पायूरिया, पस का प्रेजेंस होना। नेक्स्ट अपन बात करें तो डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिन, यूरिनेशन में डिफिकल्टी होना। इसके अलावा इसमें पाया जा सकता है अर्जेंसी और फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, बार बार यूरिन पास आउट करेगा तो वहाँ डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इनकम्प्लीट एम्पटिंग और ब्लैडर, इनकम्प्लीट एम्पटिंग और ब्लैडर। इसके अलावा इसमें देखने को मिल सकता है आपके प्रोटीन यूरिया भी आ सकता है, मतलब यूरिन में प्रोटीन और हेमेचूरिया भी, क्योंकि इन्फेक्शन है तो ये कंडीशन भी हो सकती है। इसके नॉर्मल से इसकी बात करें मैनेजमेंट भी, तो एंटीबायोटिक हो सकती है, एनाल्जेसिक, डायबिटिक्स, और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक की बात करें तो वो हम दे सकते हैं नेलिडेक्सिक एसिड या फिर नाइट्रोफुरेंटोइन। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप नाइट्रोफुरेंटोइन दे, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक जो होती है नाइट्रोफुरेंटोइन, ये जब भी आप दे तो आपको एक चीज़ बताना है पेशेंट को कि ब्राउन कलर यूरिन देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो नॉर्मल कंडीशन है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है जब भी नाइट्रोफुरेंटोइन दो तो वहाँ ब्राउन कलर यूरिन देखने को मिलता है। तो ये हमने इसके साइन में देखे, जो अपना क्वेश्चन था उसको देखते हैं एक बार। ऑप्शन जो फर्स्ट है उसमें ए बी सी, मतलब एब्डोमिनल और सुप्राप्यूबिक पेन, ए सही है, बी कोस्टोवर्टिब्रल ए गलत है इसमें, क्योंकि एब्डोमिनल पेन नहीं होता इसमें, कोस्टोवर्टिब्रल और प्लैंक पेन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ए, इसमें भी ए है तो ए तो नहीं होगा, फोर्थ में भी ए है तो ए तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो अपना ऑप्शन 2 है उसमें बी सी डी, बी कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस बिल्कुल सही है, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो सकती है, बिल्कुल राइट है ये, क्योंकि अगर कंटिन्यू आप ब्लैडर इम्पटिंग नहीं करोगे, डिस्यूरिया कंडीशन है, डिफिकल्टी होगी यूरिन में, तो आपके जो अमोनिया जो होता है और जो वेस्ट इन बार इकट्ठा होगा उसकी वजह से आपको वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है, इन्फेक्शन भी होता है तो उस कंडीशन में भी वोमिटिंग हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन बिल्कुल राइट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी देखने को मिलती है, बार बार अगर पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा और अपने इनटेक और आउटपुट को
मेंटेन नहीं कर पाएगा तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसमें बी सी डी राइट होगा। ऑप्शन ए की जगह यहाँ पे आएगा फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन देखने को मिलता है, ना कि एब्डोमिनल और सुप्राप्यूबिक। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजॉक्सिन इज एन। डिजॉक्सिन से क्वेश्चन आया है, डिजॉक्सिन क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन बी है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोलाइटिक, ऑप्शन डी है एंटी एंजाइना ड्रग। तो सबसे पहले अपना काम जो अपन कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। डिजॉक्सिन, बात करें डिजॉक्सिन की अपन, तो ये कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग है। कार्डियोग्लाइकोसाइड। और बात करें जो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है डिजॉक्सिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोरग्लो प्लांट के फोरग्लो नाम के प्लांट से ली जाती है। फॉक्सग्लो प्लांट से ये ऑब्टेन की जाती है। अगर आपके इसके बारे में पूछे कि ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है या फिर नेगेटिव आइनोट्रोपिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है। अब यहाँ बात करें पॉजिटिव आइनोट्रोप्स और नेगेटिव आइनोट्रोप्स क्या होता है। आइनोट्रोप्स का मतलब होता है, आइनोट्रोप्स वे सभी ड्रग्स। तो यहाँ अपन बात करें आइनोट्रोप्स का मतलब, तो आइनोट्रोप्स का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो आपके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है हार्ट का, उसमें इंटरफेयर करे। तो आपको याद रखना है, ड्रग्स दैट इंटरफेयर इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाए वो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करे वो नेगेटिव आइनोट्रोप्स। तो डिजॉक्सिन होती है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, तो एक नेगेटिव क्रोनोट्रोप्स होती है। नेगेटिव क्रोनोट्रोप्स मतलब, यहाँ क्रोनोट्रोप्स के बारे में देखें। क्रोनोट्रोप्स का मतलब होता है वे ड्रग जो हार्ट रेट में इंटरफेयर करती हो, या तो हार्ट रेट को बढ़ाती हो या हार्ट रेट को कम करती हो। तो जो अपनी डिजॉक्सिन है वो हार्ट रेट को, मतलब डिजॉक्सिन है वो इंटरफेयर नहीं करती है। नेगेटिव मतलब क्रोनोट्रोप्स हार्ट रेट में कोई इंटरफेयर नहीं करती है ये। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, जो इंटरफेयर करती हो, मतलब यहाँ भी यही है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो इंटरफेयर करती हो या तो बढ़ाती हो या घटाती हो, वो आइनोट्रोप्स होती है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। और जो इंटरफेयर नहीं करती, ना तो बढ़ाती है ना घटाती है, वो नेगेटिव। वैसे नेगेटिव क्रोनोट्रोप्स मतलब हार्ट रेट में ना तो बढ़ाती है हार्ट रेट को ना कम करती है, तो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, सॉरी नेगेटिव आइनोट्रोप्स। और जो हार्ट रेट को बढ़ाती या घटाती हो वो पॉजिटिव क्रोनोट्रोप्स। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, तो आपको इसके रूट इंपॉर्टेंट है, रूट का ध्यान रखना है, कौन से अपन रूट से इसको देते हैं। तो रूट से अगर आप क्वेश्चन आए तो आपको बताना है आईवी, और इसको अपन टेबलेट फॉर्म भी देते हैं, ओरली भी। तो ओरल भी हम इसको प्रीफर करते हैं। ओरल में आपको नाम ध्यान रखना है, लेनोक्सिन। लेनोक्सिन इसकी ब्रांड नेम है, जो कि ओरल फॉर्म में आती है। नेक्स्ट अपन इसके डोजेस की बात करें, इसके डोजेज इंपॉर्टेंट है। डोज, तो इसकी 3 डोज है, या तो 0.125 mg में, या फिर 0.25 mg में, या फिर 0.5 mg। ये 3 डोज होती है इसकी, 0.125, 0.25 और 0.5। ये डोजें आपको ध्यान रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अगर आपसे येलो कोटेड टेबलेट पूछे तो आपको आंसर देना है डिजॉक्सिन। येलो कोटेड टेबलेट के नाम से जानते हैं किसको, डिजॉक्सिन को।
एक येलो कोटेड टेबलेट होती है ये। नेक्स्ट अपन बात करें इसको कहाँ कहाँ यूज लेते हैं, तो एक तो लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, जहाँ इसके पोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने होते हैं वहाँ, और एट्रियल फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी प्री मॉनिटरिंग, इंपॉर्टेंट है प्री मॉनिटरिंग, कि प्री मॉनिटरिंग में अपने को क्या क्या करना है, क्योंकि प्री मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ होंगे, तो आपको ध्यान रखना है हाइपोकैलेमिया डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसीलिए बीपी की बात करें तो बीपी आपको ध्यान रखना है 120 से 120/80 mm/Hg से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी मतलब कम होना मतलब आपका जो हार्ट है वो ब्लड कम इजेक्शन कर रहा है, आपको मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाने हैं। अगर मान लो पहले से ही बीपी हाई है और आप फिर से डिजॉक्सिन दे के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हो तो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है और एबनॉर्मलिटीज़ इंक्रीज हो सकती है। आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है हार्ट रेट का। हार्ट रेट हमेशा जब भी आप डिजॉक्सिन दो तो 60 बीट पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 60 बीट पर मिनट से कम होती है हार्ट रेट तो डिजॉक्सिन नहीं दी जाती है। आपको रीनल फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करना है, क्योंकि डिजॉक्सिन एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने पहले क्वेश्चन में बात की थी, हाइपोकैलेमिया कंडीशन जो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कोज करती है, उसको ध्यान रखना है। आगे थेराप्यूटिक लेवल जो हमने पहले ही याद बता दिया, थेराप्यूटिक लेवल होता है इसका 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो जहाँ भी टिश्यू में परफ्यूजन कम है तो वो इंक्रीज होगा, टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा टिश्यू कंजेशन। जो टिश्यू में कंजेशन हो रहा है, कोई भी ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो उसको वो कम होगा। जब भी डिजॉक्सिन दो तो आपको एडवाइस करना है, एक तो पोटेशियम डाइट रिच लेनी है और पल्स रेट मॉनिटर कर दिया जाना है, क्योंकि 60 अगर बीट कर मिनट से कम है तो आपको इसको बंद कर देना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको अगर क्वेश्चन आए डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, जब भी डिजॉक्सिन का लेवल 2 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो तो इसको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। 2.0 ml नैनोग्राम पर ml, कई 1.5 से भी ज़्यादा को बता देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2.0 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साइन सिम्टम की बात करें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के, तो इसके साइन सिम्टम होते हैं आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है इन तीनों सिम्टम्स के बारे में, जब भी आपके कोई लीवर सिरोसिस या फिर लीवर सिरोसिस की कोई कंडीशन हो तो वहाँ भी प्राइमरी सिम्टम ये तीनों ही आते हैं। सबसे पहले ये तीनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्लड विजन देखने को मिलता है, ब्लड विजन, येलो विजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक येलो कोटेड ड्रग से नाम से भी जानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, मतलब हर चीज़ 2 देखने को मिलती है, डिप्लोपिया और ब्रेडिकार्डिया। अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ब्रेडिकार्डिया में अगर हार्ट रेट 60 से कम हो एडल्ट में,
एडल्ट में लेस देन 60 हो तो आपको बंद कर देना है, और चिल्ड्रन में 80 से कम हो तो आपको डिजॉक्सिन नहीं देनी। एडल्ट में 60 बीट पर मिनट और चाइल्ड में 80 बीट पर मिनट, इससे अगर कम हो आपकी हार्ट रेट तो आपको डिजॉक्सिन नहीं देना है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अपन इसकी मैनेजमेंट की बात कर लें तो इसका मैनेजमेंट होता है, इसका जो एंटीडोट है वो होता है एंटीडोट। इसका एंटीडोट है डीजी बाइंड, जिसे हम डिजॉक्सिन इम्यून फैब के नाम से भी जानते हैं। आइए अपन बात करें, इसको आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको रेगुलरली आपकी जो हार्ट रेट है फीटस की वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट अपन ध्यान को रखना है, आपकी बॉडी में जब भी आप डिजॉक्सिन देते हो तो आपको पता है हाइपोकैलेमिया की जो कंडीशन होती है वो कोज करती है हाइपर टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन। लेकिन जब आपको पूछे कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कोज करती है तो आपको हमेशा याद रखना है हाइपरकैलेमिया। अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है तो वो हाइपरकैलेमिया कोज करेगी, और अगर आपके पास जब आप डिजॉक्सिन दे रहे हो उस टाइम हाइपोकैलेमिया होता है तो वो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को कोज करेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके पास पोटेशियम की कमी थी, तो जो किडनी थी उन्होंने बॉडी ने पोटेशियम को एज ए पोटेशियम समझ के बॉडी में स्टोर कर लिया, उसने कोज कर दी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। लेकिन जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो पोटेशियम को बॉडी में इकट्ठा करेगी, पोटेशियम को एज ए डिजॉक्सिन समझ के बाहर नहीं जाने देगी। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है ईसीजी से, कि ईसीजी में कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है। ईसीजी चेंजेज के बारे में, ईसीजी चेंजेज इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, नाम ध्यान रखना आपको ये चेंज का। तो आपको ध्यान रखना है रिवर्स टिक साइन। रिवर्स टिक साइन देखने को मिलता है ईसीजी में, आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे डिजॉक्सिन का पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ लिया है, टॉक्सिसिटी कैसे होती है, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, क्या क्या डोज होती है, कौन सा रूट से हम देते हैं, आइनोट्रोप क्या होता है, कोरोनोट्रोप्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं डिजॉक्सिन कौन से ग्रुप की ड्रग है। तो ऑप्शन बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग है डिजॉक्सिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन के टॉपिक थे हमने वो टॉपिक की पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया आपको। ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।